अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। मेरी अल्लाह का शुक्र, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोगों तक? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू। अब बेटा आप लोगों ने करना ये है कि ये जो मैंने भी स्लाइड आपके सामने लगाई है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इस स्लाइड पे जो कुछ है, आप ये सारा नोट कर लें। कंप्लीट इसको नोट करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मैं अपना माइक जो है म्यूट कर रहा हूँ। 5 मिनट के लिए माइक म्यूट कर रहा हूँ। आप ये पूरा नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्ट।
हाँ बेटा कहाँ पहुंचे, नोट कर लिया आप लोगों ने? बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? वो जरा रिप्लाई कर दें। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कर लिया, ठीक है सबने कर लिया मेरे ख्याल से। एक मुझे हुजैफा ने कहा है कि नो, हुजैफा ने कहा है नहीं, और अहमद नदीम ने कहा है नहीं। ठीक है, आप दोनों टाइम ले लें और 1 मिनट और ले लें। लास्ट 1 मिनट देता हूँ, मेरे ख्याल से आप दोनों देर से आए हैं, तो 1 मिनट और ले लें, इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं इसको समझाना शुरू करूंगा। हाँ बेटा, जो लोग रह गए थे वो मुझे बता दें। जो लोग रह गए थे वो मुझे बता दें। हुजैफा और अहमद नदीम, हुजैफा और अहमद नदीम बता दें मुझे। हुजैफा ने मतलब डन, हुजैफा ने कर लिया, और अहमद नदीम, ठीक है जी। ठीक है बेटा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, इस तरह से है कि कल हमने पहली डेरिवेशन की थी, हमने जो टेंशन इन स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड हमें 2 डेरिवेशंस करनी है, तो जिनमें से एक हमने कल की थी, और उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल जो था वो भी बताया था, और मैंने कहा था ये टोटल 2 केसेस हैं, ये 2 डेरिवेशंस हैं, तो दूसरी जो है वो हम अभी कर रहे हैं आज। ठीक है, ये अहमद नदीम हैंड रेस क्यों कर रहे हैं भाई? अहमद नदीम, अच्छा आपने कहा ओके डन, ठीक है। तो ये दूसरी जो डेरिवेशन है ये हम अभी कर रहे हैं। अब जैसा कि कल वाली डेरिवेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले लिखा हुआ दिखाया था, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बिल्कुल एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कल भी मैं आपको कह रहा था। ठीक है, तो सवाल ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ भी। क्वेश्चन ये है कि 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल masses आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग that passes over a frictionless pulley in such a way that body A is hanged vertically and body B is placed over a smooth frictionless horizontal surface. If M2 is greater than M1, then drive expressions for tension in spring and acceleration of bodies. ठीक है जी। कल हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें और इसमें 2 फर्क है। पहला फर्क यह है कि कल जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें जो दोनों बॉडीज थी वो वर्टिकली हैंग थी, जबकि इसमें एक बॉडी वर्टिकली हैंग है और दूसरी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है। पहला फर्क। दूसरा फर्क यह है कि कल जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें m1 ग्रेटर देन m2 था, उसमें बॉडी ए का मास जो था b से ज्यादा था। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं इसमें m2 इज ग्रेटर देन m1 है। ठीक है जी, इसमें m2 इज ग्रेटर देन m1 है, इसमें बॉडी b का मास ज्यादा है। तो ये जहन में रखिएगा कि जो आपकी बुक की कंडीशन होती है, जो सिलेबस की कंडीशन होती है, हमें वो लेनी होती है। तो कल वाली डेरिवेशन में बुक की कंडीशन जो थी वो m1 ग्रेटर देन m2 थी, और आज जो डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें जो बुक की कंडीशन है वो m2 ग्रेटर देन m1 है। और एग्जाम में जब डेरिवेशन आती है तो कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं होती, जो बुक की कंडीशन है बिल्कुल डेरिवेशन उस पर ही आती है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से लेना पड़ेगा। अच्छा, अब देखेंगे आपको कहते हैं
कि भाई दो बॉडीज हैं, एक है ए, उसका मास होगा m1, दूसरी बॉडी है बी, उसका मास है m2, और जैसा मैंने बताया कि बी का मास ए से ज्यादा है। इन दोनों बॉडीज को एक रस्सी पे से बांधा है, इन दोनों बॉडीज को एक रस्सी के किनारों से बांधा है, और रस्सी को आपने एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से पास किया है, और इस तरह पास किया है कि बॉडी ए जो है वो हवा में वर्टिकली हैंग है, और जो बी है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। अच्छा, बॉडी बी जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है वो स्मूथ है, ऊंची नीचे बिल्कुल नहीं है, स्मूथ है और फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। अब इन कंडीशंस में हमें फॉर्मूले निकालने हैं, वही जैसे कल की डेरिवेशन में निकाले थे। एक टेंशन इन स्प्रिंग का निकालना है और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, ये मोहम्मद अरहम कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा अरहम? अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या बात समझ नहीं आ रही आपको? हाँ जी अरहम, क्या समझ नहीं आ रहा? अरहम मुझे रिप्लाई करें, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? डायग्राम तो अभी मैंने समझा ही नहीं है, अभी तो मैं सवाल समझा रहा हूँ, अभी मैं डायग्राम पे पहुंचा ही नहीं हूँ। जब मैं डायग्राम पे पहुंचूंगा तो फिर आप बोलिएगा। अभी आप बिल्कुल चुपचाप सुनते जाएं, आखिर में फिर मुझे बताएंगे आप। अभी मैं डायग्राम पे बिल्कुल नहीं पहुंचा, अभी मैं सवाल समझा रहा हूँ। ठीक है, बताएं, मेरी बात समझ आ गई? हाँ जी अरहम, ओके। तो अभी तमाम स्टूडेंट समझ ले बेटा कि अभी मैं आप लोगों को, अभी मैं डायग्राम तक नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं डायग्राम पे बिल्कुल नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। डायग्राम पे मैं बाद में आऊंगा, तो अभी आप डायग्राम पे जंप नहीं करें, अभी क्वेश्चन समझें। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, क्या मैं बता रहा था? दोबारा यहाँ वापस आ जाएं। अभी मैं यहाँ पर हूँ, सवाल समझा रहा हूँ अभी, अब दोबारा सुने। मैं ये बता रहा था दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। ए का मास m1 है, बी का मास m2 है, और बी का मास ए से ज्यादा है। उन दोनों बॉडीज को एक रस्सी के किनारों से बांधा है, रस्सी को फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजारा है। इस तरह के जो बॉडी ए है वो हवा में वर्टिकली हैंग है, और जो बॉडी बी है उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या है? स्मूथ है, बिल्कुल ऊंची नीची नहीं है और फ्रिक्शनलेस है। अब मैं इसके बाद फिगर पे आऊंगा। अब करना क्या है कि ये जो कंडीशन है, अब इसको फिगर से मैच करना है। अब हमने अपनी फिगर देखनी है कि क्या हमारी फिगर कंडीशन के मुताबिक है। अब जरा फिगर पे आ जाए। अब इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जैसे सपोज करें कि कोई टेबल है, मिसाल के तौर पे। अब अगर कोई टेबल है, तो अगर कोई टेबल है उसके किनारे पे आप पुली लगा दें तो टेबल बन जाएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ताकि हमारी कंडीशन पूरी हो जाए। अब हमने क्या किया कि भाई देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने रखी ये बॉडी बी, ये वाली जो बॉडी है ये बॉडी बी है, और इससे यहाँ हमने एक रस्सी बांधी, इसके किनारे से रस्सी बांधी, और कोने पर यहाँ एक फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है। तो इस रस्सी को हम ले गए, रस्सी को हमने पुली पे से गुजारा, रस्सी को नीचे लाए, और यहाँ पे बॉडी ए है, इसको हमने रस्सी के साथ बांध के हवा में सीधा सीधा लटका दिया। तो अब देखें, क्वेश्चन की कंडीशन फॉलो हो गई कि जो बॉडी ए है वो हवा में वर्टिकली हैंग है, और ये जो बॉडी बी है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में दो खासियतें। पहली खासियत ये है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल ऊंची नीची नहीं है। और दूसरी खासियत ये है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है, इस पर फ्रिक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा है F इक्वल टू 0। स्मॉल f जब भी लिखा जाएगा तो स्मॉल f का मतलब होगा हमेशा फ्रिक्शन, और जब भी कैपिटल F लिखा जाएगा तो कैपिटल F का मतलब होगा एक्सटर्नल फोर्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने लिखा है स्मॉल f इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो बॉडी बी है इसका मास m2 है, और ये जो बॉडी ए है इसका मास मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, अभी बाद में लिख दूंगा, ये मैं यहाँ लिख दूंगा बाद में, इसका मास जो है वो m1 है। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि m2 ज्यादा है और m1 कम है, तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी बी मैंने बड़े साइज की ली है, और इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये बॉडी मैंने छोटे साइज की ली है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका मास ज्यादा है और इसका मास जो है वो कम है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भाई देखो फोर्सेस क्या क्या अप्लाई हो रही हैं। आप देखें कि ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है। आप ये मैट्रिक क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखा जाता है तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है। जब वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है तो ये सरफेस रिएक्शन देती है ऊपर की तरफ,
और ये वेट को बैलेंस करती है। तो ये जो ऊपर की तरफ रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और कैपिटल आर से मेंशन करते हैं, और ये हमेशा वेट के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो क्या होगा कि ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा और नीचे की तरफ इस बॉडी बी का वेट होगा जो कि W2 हो जाएगा, और बॉडी ए का जो वेट है वो W1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि W इज इक्वल टू mg होता है, तो यहाँ W1 है तो mg में m1 कर देंगे, और यहाँ W2 है तो यहाँ mg में m2 लगा देंगे। ठीक है। तो दो फोर्सेस तो ये हो गई बी पर, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ वेट, और यहाँ रस्सी बंधी हुई है, रस्सी इसको इस साइड पे खींचेगी तो इस साइड में रस्सी में टेंशन आ जाएगी। ठीक है। और ये जो M2 है ये इसका मास हो गया। अच्छा, अब इस साइड पे आ जाए, अब ये रस्सी यहाँ आई, अब बॉडी ए जो है इस पे दो फोर्सेस हैं, देखें इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जो W1 है, और टेंशन इन स्टिंग जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है जो कि T है, और यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है कि M2 ग्रेटर देन M1 है, ये वाला मास जो है ये इससे ज्यादा है। तो अब अगर आप नीचे एजम्पशंस देखें तो हमारी एजम्पशंस जो है वो फिगर से मैच हो रही है। देखिए क्या लिखा है, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, कि भाई हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये ए है और ये बी है, ऑफ मासेस m1 एंड m2, इसका मास m1 है, इसका m2 है, कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, ये दोनों एक रस्सी से बंधी हुई है, दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और वो रस्सी जो है वो इस फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजर रही है, इन सच अ वे दैट बॉडी ए इज हैंग वर्टिकली, इस तरह के बॉडी ए हवा में वर्टिकली हैंग है, एंड बॉडी बी is placed over a smooth frictionless horizontal surface as shown in above figure, के बॉडी बी जो है वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस है। अब यहाँ पर आखिरी बात ये समझनी है कि अब ये देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर हो क्या है। आम तौर पर स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि भाई चूंकि ये वाली बॉडी भारी है और ये हल्की है तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, और जब ये नहीं हिलेगी तो रस्सी तो एक ही बंधी हुई है, तो जब ये वाली कहीं नहीं हिलेगी तो फिर ये वाली भी नहीं हिलेगी। ऐसा ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही ख्याल होगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में कोई भी ऐसी टेबल ले लें, हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लें, और यहाँ बॉडी भारी हो और यहाँ हल्की हो तो ये आगे नहीं जाएगी। हाँ, अगर ये हो कि ये वाली बॉडी भारी हो, ठीक है, और ये वाली हल्की हो तो फिर वो जा सकती है, लेकिन अगर ये वाली भारी है, M2 ज्यादा है और ये कम है तो फिर ये नहीं जाएगी। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि थोड़ी देर के लिए अगर हम आइडियल कंडीशन पे चले जाएं और हम ये कहें कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, यानी इस पे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, जो कि होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में कॉमन लाइफ की कोई भी एग्जांपल लेंगे और कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन जरूर आ रही हो, तो उस वक्त क्या होगा कि आपको पता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा मोशन के अगेंस्ट होती है। तो क्या होगा कि जब ये बॉडी भी इधर जाने की कोशिश करेगी तो सामने से फ्रिक्शन आ जाएगी और फिर फ्रिक्शन इसको नहीं जाने देगी। अब बॉडी भी इधर जाने की कोशिश क्यों करेगी, इस टी की वजह से, तो ये जो टी होगा ये फ्रिक्शन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो चारों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी। तो फिर जो बॉडी बी है वो अपनी जगह से नहीं खिसकेगी, और जब बॉडी बी नहीं खिसकेगी तो ए भी नहीं खिसकेगी। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आइडियल कंडीशन में ये फर्ज कर लिया जाए कि ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यानी इस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो अब देखें क्या हो रहा है कि अब फोर्सेस है तीन, एक, दो और तीन। अब इन तीन फोर्सेस में से आप देखेंगे दो तो कैंसिल हो रही है, नीचे वाला जो वेट है वो ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये जो राइट की तरफ फोर्स है टी, ये कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि इधर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये जो राइट वाली फोर्स है टी, इसकी वजह से ये बॉडी इधर स्लाइड करने लगेगी, हल्की हल्की बॉडी भी जो है ना राइट की तरफ यानी पुली की तरफ जाने लगेगी, और जब बॉडी भी इधर स्लाइड करेगी तो ये रस्सी आगे जाएगी, और जब ये रस्सी आगे जाएगी तो पुली ऐसे घूमेगी, और ये रस्सी इस तरफ आगे जाएगी तो फिर बॉडी ए नीचे जाने लगेगी। तो इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वक्त यहाँ पे ये हो रहा है कि बॉडी बी जो है वो पुली की तरफ जा रही है, और बॉडी बी के इस तरफ जाने की वजह से बॉडी ए जो है वो नीचे जा रही है, और बॉडी बी इस तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, जो कि अज्यूम किया जा सकता है आइडियल कंडीशन में, वरना आम हालात में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ तक जो कुछ मैंने समझाया ये पूरी बात आप लोगों को समझ आ गई, बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने मुझे कह दिया कि समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, ठीक है,
एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, वो मैं सवाल क्लियर कर दूं, ठीक है। अब मुझसे किस स्टूडेंट ने, ज्यादातर ने तो सबने मुझे कह दिया समझ आ गया, लेकिन एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, मोहम्मद अफान ने। मोहम्मद अफान ने कहा है कि सर डायग्राम में बॉडी बी की टेंशन जरा दोबारा समझा दें। अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ, अफान समझ लें आप। अफान के लिए मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो अफान के लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि अफान आप इधर देखेंगे ये जो बॉडी बी है इस पर 3 फोर्स है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, और ये जो रस्सी बंधी हुई है रस्सी इसको इधर खींच रही है, तो रस्सी इधर खींच रही है, तो ये रस्सी की टेंशन है। अब क्या है कि ये जो वेट है ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, यानी ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कर देंगी कैंसिल। अब जब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो ये जो रस्सी की टेंशन है ये बॉडी बी को राइट की तरफ लेके जा रही है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो अब बाकी लोगों को तो समझ आ गया था। अब अफान आप मुझे रिप्लाई कर दें कि आपको बात समझ आ गई है। हाँ जी अफान, जी अफान आप मुझे बताएं कि बात समझ आ गई है। अफान मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मोहम्मद अफान, अफान आप मुझे बताएं समझ आ गया ताकि मैं आगे जाऊं। अफान आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं मुझे जवाब नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, फिर मैं आगे जाता हूँ, बाकी लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। तो अब हम आगे जाते हैं। तो अब आप ये देखें, अच्छा वो कह रहा है कि सर जवाब दे दिया अफान ने। अच्छा समझ आ गया, ठीक है, अफान का जवाब आ गया, सॉरी मैं देख नहीं सका था, ठीक है सॉरी थैंक यू। अच्छा 1 मिनट जरा वेट कर लें, अजान हो रही है, अजान की आवाज आ रही है, 1 मिनट से वेट कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम आगे जाएंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, ड्यू टू नो फ्रिक्शन। मुझे मैसेज कर रहा है यार नमाज ब्रेक जो है ना, मैं अभी आपको आज क्लास के एंड में देता हूँ। मैं आज क्लास जरा जल्दी खत्म कर दूंगा, तकरीबन 10 मिनट जल्दी करूंगा, तो आप एंड में नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यू टू नो फ्रिक्शन, तो अगली स्लाइड पे जाएंगे तो ये लिखा होगा कि ड्यू टू नो फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चूंकि फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी वजह से बॉडी भी यहाँ जाएगी और ये नीचे जाएगी, ऐसा आगे लिखा होगा, ठीक है। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है जी, तो जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू नो फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस बॉडी बी स्लाइड्स टुवर्ड्स द पुली, बॉडी बी जो है वो पुली की तरफ स्लाइड कर रही है, ठीक है जी। एंड एज अ रिजल्ट बॉडी ए गोज डाउन, तो उसकी वजह से बॉडी ये नीचे आ रही है। तो ये तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके बाद हम करेंगे फोर्स एनालिसिस। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने कल वाली डेरिवेशन में किया था, बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो आप देखें कि ये फोर्स एनालिसिस किया है, तो पहले हम कर रहे हैं बॉडी ए का।
यानी हम ये देख रहे हैं कि बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब ये देखो, ये जो सारा मैंने काम किया हुआ है ये बिल्कुल कल वाली डेरिवेशन वाला रिपीट हुआ है, बिल्कुल वही चीज हुई है कि आप देखें, मैं तो अगली स्लाइड पे आ गया हूँ लेकिन फिगर आपकी कॉपी में बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि बॉडी ए पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ बॉडी ए का वेट है जो m1g है। तो देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टू फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली क्या है, इट्स वेट, उसका वेट यानी m1g जो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और दूसरी है टेंशन इन स्ट्रिंग यानी T जो कि अपवर्ड एक्ट करती है। ठीक है, अच्छा अब बॉडी ए जा रही है नीचे की तरफ, तो जब बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही है, जैसे कल वाली डेरिवेशन में भी हमने किया था कि अगर बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही है तो बड़ी फोर्स कौन सी होगी, नीचे वाली फोर्स बड़ी हो जाएगी। अच्छा, मोहम्मद अरम कह रहे हैं सर कल वाली क्लास में लाइट चली गई थी। बेटा इसका तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाइट का तो ऐसा इशू है कि हर एरिया में लाइट मुख्तलिफ टाइम पे जा रही है, तो अब मैं कल वाली पूरी 1 घंटे की क्लास तो आपके लिए अभी रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं कल वाली पूरी क्लास रिपीट करूंगा तो फिर आज क्या होगा, लिहाजा आज की क्लास में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज वाला टॉपिक। अब कल की क्लास जो आपकी निकल गई है वो फिर आप जब वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें आप देखिएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई जो बॉडी वो है अपनी ए जो है, उस पर आप पिछली डायग्राम देखेंगे, जो बॉडी ए है उस पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। नीचे की तरफ इसका वेट है जो कि W1 इज इक्वल टू m1g है। ठीक है, इसका वेट है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है, ये आपको फिगर में बना हुआ होगा। तो अब चूंकि बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही है तो हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हो तो फिर उनमें से हम कैसे देखेंगे। अच्छा, मुझे मुबश्शिर कह रहा है कि सर एक चीज क्लियर कर दें कि उसका अपना वेट तो पॉजेसेस करता है, तो आप तो उस पे अप्लाई कैसे हो सकता है, वो किसका पूछ रहे, नहीं बात समझ में आई। सर एक चीज क्लियर कर दें कि उसका अपना वेट तो ईच, मुझे नहीं समझ आ रहा आपका सवाल, आप क्या कह रहे हैं कि किसका वेट किस पर करता है, आपने क्या पूछा है कि सर एक चीज क्लियर कर दें कि उसका किसका अपना वेट, उसका अपना वेट तो पॉजेस करता है। सर वो अपना वेट वो ऑक्यूपाई करता है, कौन ऑक्यूपाई करता है बेटा, कौन किसका वेट ऑक्यूपाई करता है, क्या सवाल है, मैं सवाल ही नहीं समझ पा रहा। बॉडी बी, अभी बॉडी बी की बात ही नहीं हो रही ना, अभी तो देखें, सॉरी ए, बॉडी ए क्या, बॉडी ए का अपना वेट तो है तो सही, वही तो हम बता रहे हैं। बॉडी ए का अपना वेट है, पिछली स्लाइड पे जाते हैं, एक सेकंड। देखिए मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा वापस आ गया हूँ, पिछली स्लाइड पर मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, ये देखिए मुबश्शिर आप यहाँ देख लें, मैं पिछली स्लाइड पर वापस आ गया हूँ, ये देखिए ये बॉडी ए है, और मैंने कहा था मैं m1 लिखना भूल गया हूँ, आप लोगों ने फिगर में m1 लिख लिया था, इसका मास m1 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा m1। ठीक है जी, अब आप देखें ना, ये मैं यहाँ बता तो रहा हूँ आपको, ये बॉडी ए का ही तो वेट है, आप कह रहे हैं कि बॉडी ए का वेट एक्ट करेगा, तो ये वेट एक्ट तो कर तो रहा है। ये जो W1 इज इक्वल टू m1g है, ये बॉडी ए का वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये रस्सी की टेंशन है T जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। अब इन दोनों फोर्सेज में से एक फोर्स बड़ी होगी और एक छोटी होगी। ठीक है, वो कह रहा है क्लियर हो गया, ठीक है, मुबश्शिर कह रहा है क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इन दोनों फोर्सेज में से एक फोर्स बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी फोर्स बड़ी है, चूंकि बॉडी नीचे जा रही है लिहाजा नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी और ऊपर वाली फोर्स छोटी होगी। ठीक है ना, ऐसे ही हमने कल भी किया था। तो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि बॉडी ए को नीचे ले जाने वाली रिजल्टेंट फोर्स F1 है, तो ये F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, F1 किसके इक्वल होगा, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, तो ये फोर्स बड़ी है यानी m1g, और m1g में से हम माइनस कर देंगे किसको, ऊपर वाली फोर्स को T को, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ऐसे ही हमने कल भी किया था। ठीक है ना, तो दोबारा हम अगली स्लाइड पे वापस जाते हैं जहां तक हम मौजूद थे, ये देखें आप। ठीक है जी, अब देखें हमने यहाँ पर क्या कहा है, हमने यहाँ पर यही कहा है कि भाई बॉडी ए पर दो फोर्सेज हैं,
इसका वेट है m1g जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेंशन इन स्ट्रिंग एट टी जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। फिर हमने बोला कि भाई बॉडी ए इज गोइंग डाउन, चूंकि बॉडी ये नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि m1g ग्रेटर देन टी, m1g टी से ज्यादा है। इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी इज F1, अगर बॉडी ए की रिजल्टेंट फोर्स F1 है तो F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, m1g माइनस टी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और फिर F1 की जगह m1a रख देंगे, ये भी हमने कल किया था। ये कहाँ से आया, F इज इक्वल टू ma होता है, अगर इस इक्वेशन को बॉडी ए पर अप्लाई करेंगे तो F की जगह F1 आ जाएगा, क्योंकि बॉडी ए की फोर्स F1 है, और m की जगह m1 आ जाएगा। तो इस तरह हम F1 की जगह पर m1a रख देंगे, और राइट साइड वैसे ही है, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये बॉडी ए की इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो अब आप लोग मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो फटाफट नोट करें, बताएं जी, समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, तो फटाफट जरा ये इक्वेशन 1 तक आ जाए, फटाफट नोट कर लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, शाबाश, नोट करें फटाफट, यहाँ तक जल्दी से नोट करें। हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, हाँ भाई, आगे चले अब हम आगे चलते हैं। अब जरा बॉडी बी को देखें आप, अब जरा सब समझे बात गौर से। हाँ जी, सब इधर बात समझेंगे। अब देखें, फोर्सेज अप्लाइंग ऑन बॉडी बी। अब जरा ये देखते हैं कि बॉडी बी पर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो डायग्राम आपके पास बनी हुई है, 3 फोर्सेज आर अप्लाइंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी पर 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। आप फिगर देख लीजिए, ये बॉडी बी है, तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है उस पर, और नीचे की तरफ उसका वेट है जो m2g है, और राइट साइड पे जो रस्सी जा रही है उसके अंदर टेंशन है। ठीक है, आपके पास फिगर बनी हुई होगी।
तो हमने कहा कि 3 फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं बॉडी बी पर। 3 फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन बॉडी बी। पहली फोर्स क्या है, उसका वेट जो कि m2g है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। दूसरी फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। और तीसरी फोर्स क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग, जो कि यहाँ पर गलती से अपवर्ड लिख दिया, ये अपवर्ड नहीं आएगा, ये टेंशन इन स्प्रिंग जो है ये राइट वर्ड एक्ट कर रही है ना, पुली की तरफ एक्ट कर रही है। तो मैं अभी यहाँ सही करके लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि 3 फोर्सेस में से आप देख सकते हैं कि 3 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ठीक है। वो 2 फोर्सेस कौन सी हैं, m2g और r। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, सिंस r एंड m2g आर कैंसिल्ड विद ईच अदर, ये दोनों तो कैंसिल कर देती है। देयरफॉर द रिमेनिंग फोर्स ऑन बॉडी b इज t, इट विल बी रिजल्टेंट फोर्स एंड डिनोटेड बाय F2, ठीक है। मैं जरा आपको पिछली स्लाइड पे दोबारा लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, दोबारा देख लीजिए कि देखें इसमें नीचे वाली जो फोर्स है ये ऊपर वाली फोर्स से कैंसिल हो गई। अब इसको राइट की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स लेके जा रही है F2, वो सिर्फ एक ही फोर्स बची, और वो फोर्स क्या है, T। लिहाजा जो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी B को राइट की तरफ लेके जाएगी वो किसके इक्वल होगी, F2 किसके इक्वल होगी, T के, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा अगली स्लाइड पे चले जाएं तो देखिए यही बात यहाँ मेंशन है। अब देखिए यही बात यहाँ पे मेंशन है कि बॉडी बी पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 3 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है जी। 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2 कैंसिल हो गई। कौन कौन सी 2 कैंसिल हो गई, आर और m2g कैंसिल हो गई। अब एक ही तीसरी फोर्स बची, वो टेंशन है, टी के इक्वल है, वो ही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, उसको F2 से मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि जो बॉडी बी की रिजल्टेंट फोर्स है F2 वो इक्वल टू टी हो जाएगी। और जैसे पहले आप देखिए हमने F1 की जगह m1a रखा था, तो अब हम F2 की जगह m2a रख देंगे, तो m2a इक्वल टू टी आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी बॉडी बी की, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, तो जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, सबको समझ आ गया, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं सर, पॉइंट 3 बॉडी बी का समझ नहीं आया। पॉइंट 3 क्या है भाई, पॉइंट 3 ये है कि बॉडी बी पर 3 फोर्सेस है भाई। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ वेट है, और तीसरी फोर्स टेंशन इन स्प्रिंग है, जो कि रस्सी जो जिधर जा रही है उधर एक्ट करेगी। अब जरा नोट कर लें आप लोग फटाफट इसको। यहाँ पर आप अपवर्ड हटा दीजिएगा और अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड की जगह लिखिएगा टूवर्ड्स द पुली। अपवर्ड की जगह ये लिखिएगा कि जो टेंशन इन स्प्रिंग है वो पुली की तरफ एक्ट कर रही है, रस्सी जो है वो पुली की तरफ जा रही है। और हम आप बता दें, आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। फटाफट नोट कर लें आप लोग इसको। हाँ भाई, नोट किया आप लोगों ने, कर रहे हैं।
हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? नोट कर लिया? फाइज कह रहा है 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत होते हैं भाई, 1 मिनट देता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? कर लिया? ठीक है, सब कह रहे हैं कर लिया। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम इसके फॉर्मूले बना रहे हैं, इसके रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। पहला फॉर्मूला एक्सेलरेशन का बना रहे हैं, जैसे हमने कल वाली डेरिवेशन में किया था। कल वाली डेरिवेशन में भी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। आज भी हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पे? एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। पहले भी मैंने आपको बताया था, जब दो इक्वेशंस ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट साइड राइट में ऐड होती है, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या m1 है, प्लस 2 की लेफ्ट साइड क्या m2 है, और इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या है, m1g माइनस टी, और 2 की राइट साइड पे सिर्फ t लिखा है, ठीक है जी। तो इस तरह ये माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपके पास राइट साइड पे m1g बचेगा, और लेफ्ट वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, फिर इसमें से a कॉमन निकल जाएगा, तो ये m1 प्लस m2 आ गया, राइट वैसे ही है। और ये m1 प्लस m2 का जो ब्रैकेट है, ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। इसको फटाफट नोट कर लें आप, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा फॉर्मूला टेंशन इन स्ट्रिंग का निकाला है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए आप देखिए क्या लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। हमने ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखा है। तो आप देखिए इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 है m2a इज इक्वल टू टी, ठीक है जी। ये इक्वेशन 2 है आपके पास, आपकी कॉपी में लिखी होगी, ये है इक्वेशन 2। तो आप देखेंगे ये जो a की वैल्यू आई है, ये जो a का फॉर्मूला आया है, इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो देखें m2 अपनी जगह मौजूद है, और मल्टीप्लाइड बाय जहाँ a है वहां ये पूरी चीज आ जाएगी। तो आप देख लें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये m2 आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय a की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है। और इज इक्वल टू टी है। अब सिंपल ये m2 इस m1g से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 m2g हो जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 अपनी जगह मौजूद है। तो ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह आपकी ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लें और मुझे बताएं, जल्दी से रिप्लाई करें। बात समझ आ गई है आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर है आप लोग? मुझे बता दें, समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग भी बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। नोट कर लें फटाफट। हाँ जी, फायज मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? फायज, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? फायज आंसर, डिवाइड करके भी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ वैसे भी हो सकता है, वो वाले तरीके से भी हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है तो इसलिए इस तरह कर लिया।
हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? फटाफट मुझे बताएं, नोट कर लिया सबने? जी बेटा, मुझे आगे जाना है, एक चीज और बतानी है आपको। ठीक है, ठीक है। फाइज और अरहम कह रहे हैं 1 मिनट, तो बस 1 मिनट ले लें, जल्दी से 1 मिनट में नोट करें। शाबाश, जल्दी नोट करें। हाँ जी, कर लिया। हुजैफा, जी एक न्यूमेरिकल मुझे इसका करवाना है, ठीक है, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। ओके, अच्छा भाई, कल जो मैंने डेरिवेशन थी, कल डेरिवेशन से रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। और आज ये जो डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ। आप यहाँ देख लें, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर पिछले 10 ईयर्स के पेपर देखे जाएं तो पिछले 10 साल में एग्जाम में ये क्वेश्चन कम से कम 2 दफा आ चुका है। बहुत आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 बॉडीज ऑफ 10.2 kg। बस यार, मैं 2-3 मिनट में क्लास ऑफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नमाज पढ़ लें। Two bodies of 10.2 kg and 4.5 kg are attached with a string passes over a pulley so that the body of 10.2 kg lies on a smooth horizontal surface and the other body hangs vertically। ठीक है जी, दो बॉडीज हैं, एक का मास 10.2 kg है और दूसरी का मास 4.5 kg है, उनको एक रस्सी पे से बांधा है। इस तरह के जो 10.2 kg वाली बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और दूसरी जो बच गई यानी 4.5 वाली जो है वो वर्टिकली है। तो अब देखिए, हम जो डेरिवेशन अभी करके आ रहे हैं उसमें जो हैवी बॉडी है जिसका मास ज्यादा है वो बी है और हल्की वाली ए है। तो अब क्या होगा कि देखेंगे, जो 10.2 kg वाली है ये बी हो जाएगी, इसका मास m2 हो जाएगा, और जो लाइट वाली है 4.5 kg वाली वो m1 हो जाएगी, वो बॉडी ए का मास हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करनी है, एंड द फोर्स विच सरफेस एक्सर्ट्स ऑन 10.2 kg बॉडी, और वो फोर्स निकालनी है जो सरफेस की तरफ से 10.2 kg वाली बॉडी पे लगती है। तो 10.2 kg वाली बॉडी कौन सी है, बी है, ठीक है ना, ये है। तो सरफेस की तरफ से जो बॉडी बी पर फोर्स रखती है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। ये बॉडी बी जो सरफेस पे रखी हुई है तो इसका वेट नीचे एक्ट करता है, तो सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो सरफेस की जो फोर्स होगी जो बॉडी बी पे लगेगी वो नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो जो तीसरी चीज निकालनी है हमें, जो हमें तीसरी चीज निकालनी है वो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, यानी आर हमें निकालना है। तो अब देखें, ये आप इसका डाटा देखें मैंने किस तरह से बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलों में वैल्यूज रखनी है। आप इसको 1 मिनट में समझ लें तो उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप देखें, बॉडी बी का मास m1 4.5 kg हो गया, ए का मास m1 4.5 kg हो गया, और जो बी का मास है m2 वो 10.2 kg हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मुझे अरहम क्या कह रहे हैं, सर ये जो आप करवा रहे हैं ये कैरियर के नोट्स में होगा? बेटा, नोट्स को छोड़ें, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये आपको यहाँ से करना है, इस तरह के सवाल करके टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। सर आपके बैग से शोर आ रहा है, नहीं वो शोर अब नहीं आएगा, वो कोई साहब बात कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि जो बॉडी बी का मास है m1 वो 4.5 kg है, बॉडी ए का जो मास है वो 4.5 kg है, और जो बॉडी बी का मास है m2 वो 10.2 kg है, ठीक है जी। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन इन स्ट्रिंग निकालनी है, और हमें फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन बॉडी बी, और वो फोर्स निकालनी है जो सरफेस की तरफ से बॉडी बी पर लग रही है। तो जैसा कि मैंने बताया वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें ये 1 2 3 चीजें निकालनी है। अब आप देखें कि हमने अभी जो डेरिवेशन की है सिंपल उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी जो हमने डेरिवेशन की है तो उसमें देखें ये हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया है, हमें सिंपल यहाँ वैल्यूज रखनी है। देखें m1 4.5 kg है, तो देखें m1 आ गया 4.5 और ये g से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 9.8 आ गया, और नीचे m1 की जगह देखें 4.5 आ गया और प्लस m2 की जगह 10.2 आ गया।
अब आप देखें ये 4.5 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखें ये 44.1 आएगा, और नीचे 4.5 और 10.2 ऐड होगा तो ये 14.7 आ जाएगा, और आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर सिंपल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया है उसमें वैल्यूज रखी और कैलकुलेटर चलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हमने जो टेंशन का भी बनाया है वो भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, उसमें रखे वैल्यूज। देखिए m1 की जगह 4.5 रखा, m2 की जगह 10.2 रखा, g की जगह 9.8 रखा, और नीचे वही m1 प्लस m2 में 4.5 और 10.2 रख दिया। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, ये 30.6 न्यूटन इसका आंसर आएगा। दूसरा आंसर आ गया। और तीसरी चीज ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा वेट के इक्वल होता है, तो जो R है वो बॉडी B के वेट के इक्वल है, यानी W2 के इक्वल है, और W2 खुद जो है वो M2G के इक्वल है। तो आप यहाँ M2 की जगह 10.2 रखें और G 9.8 रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R का आंसर आएगा 99.96 न्यूटन। तो ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसमें आपने पहला फॉर्मूला लगाया, ये दूसरा लगाया, और ये आपने तीसरा लगाया, और इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में अब तक पिछले 10 सालों में 2 दफा आ चुका है। अब आप लोग मुझे सबसे पहले ये बता दें मैसेज में कि आपको सवाल समझ आ गया। हाँ जी, जल्दी से बताएं, समझ आ गया? ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपको समझ आ गया बेटा, तो अब करना यह है कि क्लास खत्म होने में भी 2 मिनट रह गए, आप इसको नोट कर लें, और नमाज का टाइम भी निकल रहा है, तो मैं माइक अपना म्यूट कर रहा हूँ, मैं ज़रा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और आप लोग जो है इसको नोट करके फटाफट मगरिब की नमाज पढ़ लें, और इसको नोट करने के बाद क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, शाबाश, फटाफट इसको नोट कर लें। ये अरहम जो कह रहे हैं कि कल की क्लास में अगर कोई थोड़ा काम रह गया है तो बेटा वो जो है अपना क्या नाम है, आप उसमें वीडियो लेक्चर रिपीट होंगे ना, लेक्चर जब अपलोड होगा उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, तो फिर आप दोबारा कर लीजिएगा काम, कोई मसला नहीं है अरहम, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अगर कोई चीज मिस हो गई है तो ये सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे आपको, ठीक है? ओके, हाँ, सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे तो आप वहां से देख लीजिएगा। अगर अभी किसी की नमाज निकल रही है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर नमाज निकल रही है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में काम कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज है। ये स्लाइड अभी लगी हुई है, आप नोट करके चले जाइएगा। ओके, मुझे ओके कर दें, बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर है आप लोग? ठीक है जी, ओके, थैंक यू।